नमस्कार। तो आपका इस साल पीटी निकले, उसके लिए हम क्विक रिवीजन करंट अफेयर पॉलिटी आईआर जीएस पेपर 2 करा रहे हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इन क्वेश्चनों को करने से आपका प्रीलिम्स में सवाल हिट हो जाएगा, नेचर पता चल जाएगा और सवाल इतना जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें से मैं वो करंट अफेयर जो आपके काम का है वो लेकर आया हूं बेस्ड ऑन 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के एनालिसिस से। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम जुलाई 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए मैं सीरीज बना रहा हूं, हर रोज एक करंट अफेयर की वीडियो में लाता हूं। उसमें हम क्या देखेंगे? मेंस के क्वेश्चन यहां नहीं देखेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो जिस नेचर के क्वेश्चन इंटरव्यू में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस साल के प्रीलिम्स के सवाल आपके हिट हों। तो आइए शुरुआत करते हैं और पूरा करंट अफेयर देखते हैं। आज मैं आपके लिए कौन से टॉपिक लाया हूं बच्चों? आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं, कौन सा? 3 टॉपिक हैं आज मेरे पास। एक टॉपिक है केजरीवाल जी के इशू पर कि वो जेल में गए और जेल में जाने के बाद क्या होना चाहिए। दूसरा इशू मेरे पास है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और रिमूवल, क्योंकि अभी इस साल चेंज हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके नुआंसेस जानने का हम प्रयास करेंगे। तीसरा मेरे पास टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट इस बार बना है और ऑनलाइन जो हमारे यहाँ पर बैटिंग बैन हुई है उसके भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ में एमसीक्यूज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनको हम जानने का आज प्रयास करेंगे, और मुझे आशा है कि ये टॉपिक्स आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप बेहतर तरीके से इसका सवाल निकाल पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों और चलते हैं पहले टॉपिक की ऊपर, जो कि केजरीवाल जी से रिलेटेड है। तो केजरीवाल जी ने जेल में बंद होकर सरकार चलाई। कब चलाई? जेल में बंद होकर सरकार चलाई। तो क्या एक सीएम जिसको जेल में पकड़ा गया है, अभी उसको सेंटेंस नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है? अरेस्ट हुआ है, क्या उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और लॉ में जेल चलाने का अधिकार है? उन्होंने तो कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, कहीं नहीं लिखा है। और इसी के लिए गवर्नमेंट फिर एक लॉ लेकर आई जो अभी बिल के फॉर्म में है, और इस प्रोस्पेक्टिव में यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। क्या सवाल? कि ये बताइए कि क्रिमिनल को लेकर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है, और ये जो नया बिल आया है, बिल पर तो सवाल नहीं आएगा क्योंकि बिल अभी इनिशियल स्टेज में है, पर जो ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के, और अरेस्ट होने पर क्या डिस्क्वालिफिकेशन किसी एमपी एमएलए और मिनिस्टर की हो सकती है, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट सवाल है। इसको हम क्विकली देखते हैं, और क्विक रिवीजन रहेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अगले साल का प्रीलिम्स, इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो क्या किया है गवर्नमेंट ने? इंट्रोड्यूस किया 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक्ट नहीं है अभी, बिल है, जिसने कहा कि भाई हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करेंगे, जो भी लोग क्रिमिनल हैं उनको हम रोकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी कई बिल हैं कि अगर कोई व्यक्ति
कन्विक्टेड हो जाए, पकड़ा जाए, कन्विक्शन हो जाए, तो वो डिस्क्वालिफाइड होएगा। लेकिन हमारे पास कोई मुकदमा सालों साल चलता रहता है, तो कोई ऐसा लॉ नहीं है जो पकड़ते ही उसका रिमूवल हो जाए, ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना ऐसा लॉ लाया जाए कि एक व्यक्ति जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, सरकार चला रहा है और उसकी अरेस्ट हो गई हिंड्रेस क्राइम में, तो वो अपनी किसको त्यागे, वो एमपी ना त्यागे पर मिनिस्टर जो है वो तो त्याग दे। तो उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। क्या कहता है कि प्रोविजन, बस जानने के लिए, कोई सवाल इन पे नहीं आएगा। क्या, अगर आपको गवर्निंग फ्रॉम दी जेल, आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, ये बेसिक क्वेश्चन था। तो इन्होंने क्या कहा, ऑटोमेटिक रिमूवल। किसका, कोई सवाल नहीं आएगा, बस समझने के लिए कि अगर आप मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए या कोई मिनिस्टर बन गए, तो आपको 30 दिन के अंदर लगातार पकड़ा जाता है तो आप मिनिस्टर नहीं रहोगे, ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। क्या आपको ये याद रखना है? नहीं। भारत में कस्टडी को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन का आज तक या एग्जीक्यूटिव हटाने का कोई प्रोविजन नहीं है। एग्जीक्यूटिव हटेगा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये नया प्रोविजन ऐड किया हुआ है कि आप मिनिस्टर नहीं रह सकते। ठीक है, अब वो छोटे मोटे केस में पकड़ लिया तो बोला वो नहीं, बड़ा केस होना चाहिए, सीरियस चार्जेस होने चाहिए पकड़ने के लिए 5 इयर्स के। तो ये अच्छी बात है, यानी सीरियस व्यक्ति को ले रहे हैं। और इसमें फिर आर्टिकल 75 जो कि यूनियन मिनिस्टर्स के लिए है और 164 जो मिनिस्टर्स के लिए। दोबारा से समझिए कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हटना पड़ेगा अगर उन्हें 5 इयर्स या उससे ज्यादा में कि किसी केस में पकड़ा जाता है और वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं। ठीक है, मान लो 30 दिन के बाद छूट गए तो अपना रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्टेज में इस पे रिव्यू हो रहा है। अब बात आ रही है कि एग्जिस्टिंग लॉ क्या है जिस पर आपका प्रीलिम्स का सवाल पूछा जाएगा। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉज वेयर यूपीएससी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो हमारे यहां डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये आपको याद होना चाहिए यहां से प्रीलिम्स है कि कोई व्यक्ति अगर अभी एमपी है, एमएलए है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा पार्लियामेंट से। उसकी जो सेक्शन है, सेक्शन 8(1) और 8(2), ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ये कहता है लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंस। कौन से आपने ऑफेंस किए, जैसे आपने करप्शन किया है, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, आपने दो ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाई है, आप इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे जहां आपका कन्विक्शन हुआ है। यानी आप करप्शन में या फिर एनिमिटी फैलाने में अगर एक दिन के लिए भी आपका क्या हुआ, कन्विक्शन हुआ, आपकी सजा भूल गई, यू आर कन्विक्टेड, देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन है इन दो में अगर आपका कन्विक्शन हो गया। 8(3) जो कि एक फेमस सेक्शन है, ये क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस सेंटेंस एटलीस्ट 2 इयर्स, इन दोनों को छोड़कर किसी और जगह पर आपको 2 इयर्स में सजा हुई तो यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस। जो भी आपको सेंटेंस हुई है उसमें, प्लस उसके बाद 6 ईयर, ताकि आप अपनी दाग धो सको,
आपको कुछ और मिलेगा। मान लो कोई व्यक्ति 5 साल की सजा हुई है, 5 ईयर्स प्लस 6 ईयर, 11 ईयर तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। और जो उसकी करंट मेंबरशिप है वो तो गई ही। तो ये सेक्शन 8(3) इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8(1) और 8(2) भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर लिली थॉमस का एक फेमस केस हुआ, जहां पर सेक्शन 4 डाला गया, 8(4). इसमें क्या कहा था कि मैंने किसी बंदे को अगर सजा हो गई, तो अगर उसने अपील कर दी और हाई कोर्ट्स में उसको सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट में उसने केस डाल दिया, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हाईएस्ट कोर्ट ने उसको गिल्टी दिया ही नहीं। तो राहुल गांधी ने, इस गवर्नमेंट ने ही, राहुल गांधी ने इस बिल को फाड़ दिया था कि ये सही नहीं है। एक बार किसी भी कोर्ट से वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, मतलब डिस्क्वालिफाइड हो गया। उसके बाद वर्डिक आया इस पे। पहले 8(4) में क्या लिखा था, इसको देखो। आरपी अलाउड अ सिटिंग एमपी टू स्टे इन द ऑफिस फॉर 3 months पोस्ट कन्विक्टेड इफ दे फाइल्ड एन अपील। वर्डिक क्या है बच्चों? द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 8(4) एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसी मूवमेंट से जब आपको 2 years की सेंटेंस मिल गई। यही है अभी 8(4) में, आप इसको याद रखें। उसके बाद ये लिली थॉमस का केस है, यानी हमारे यहां डिस्क्वालिफिकेशन की टाइमिंग्स को लेकर ग्रे एरिया रहा है। और यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा बाद में वो कौन सा केस है और वो कौन सा एक्ट है। तो आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो एक्ट है, और उसमें 8(4) है, और ये कन्विक्शन के बाद है। इतनी बात आपको याद रखनी। और लिली थॉमस का केस है। फिर और भी केस हुए, जैसे मनोज नरूला, याद रख रहे हैं नहीं? कि भाई कोई व्यक्ति जो जो पहले से जिस पे केसेस चल रहे हैं उसको अपॉइंटेड किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बट इस पे हम कर नहीं सकते कुछ भी। इस पे क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, उस पे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बनाना नहीं चाहिए। पर क्या कोई रोक है? द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मिनिस्टर, द आंसर इज नो। नो बार, कोई भी बार नहीं है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, देयर इज नो बार। फिर एक और केस हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन। क्या ये भी आपको याद करने की जरूरत है? नहीं, बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि फ्रेमिंग अभी चार्जेस हुई है, कि भाई अभी चार्ज लग रहे हैं, तो क्या उस स्टेज पे भी हम डिस्क्वालिफाइड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। डिस्क्वालिफिकेशन का पहले गिल्टी तो हो, किसी भी कोर्ट से हो, तो बोला नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो डाल सकती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब ऐसा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को बोल्ड लेटर में लिखे कि मेरे ऊपर ये केसेस चल रहे हैं। यानी उसको अपनी क्रिमिनल ऑफेंसेस पे जो केसेस उसके चल रहे हैं उसकी जानकारी क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन उसे देनी चाहिए। ऐसा किसने बोला? ऐसा कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए और पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि भाई आप वेबसाइट और न्यूज़पेपर में छपवाओगे, पीपल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, प्लस लोगों का आर्टिकल 19 है, वो तभी वोट कर पाएंगे जब उनको इंफॉर्मेशन पता हो। ये कौन से केस में कहा था? पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन यूनियन ऑफ इंडिया।
फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है भाई जो हीनियस क्राइम में पकड़े गए हैं उनके लिए रोक लगानी चाहिए, पर इसका कुछ नहीं। तो अभी आपने समझा कि कन्विक्शन में 8(1) और 2 में कुछ दे रखे हैं, 8(3) में 2 इयर्स का इंप्रिजन होता है, तो 2 इयर्स प्लस जितने भी साल का है, यानी 2 ईयर नहीं, 5 साल का है तो 5 साल प्लस एडिशनल 6 ईयर। ये इंफॉर्मेशन आपको आ गया, लेकिन पहले कहीं नहीं है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहीं नहीं है। तो केजरीवाल साहब वॉज राइट, क्या बच्चों, केजरीवाल साहब वॉज राइट, वो सही थे जब वो सरकार वहां से चला रहे थे, और इसी के लिए नया बिल गवर्नमेंट लेकर आए जो कि अभी पास नहीं हुआ। अब ये प्रोविजन आपने देख ली। अब प्रॉब्लम क्या है इस बिल के साथ कि भाई कोई भी चार्ज फ्रेम कर देगा, 30 दिन के लिए गवर्नमेंट इसको आसानी से कर सकती है मिसयूज इसका, और फिर वो वापस आ गया तो क्या होगा जल्दी से छुटकर। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर फिल्म्स के लिए नहीं। फिल्म्स के लिए तो बस आरपीए सेक्शन 8(1), 8(2), 8(3) लिली थॉमस और प्लस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की आपको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पर कोई बार नहीं। अब एक कमेटी है जो आपको याद रखनी चाहिए, ये डायरेक्टली कमेटी आपसे पूछी जाएगी, वोहरा कमेटी 1993। इसने बताया था कि हाँ भाई नेक्सस रहता है क्रिमिनल्स के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। इतना पैसा ये लोग खर्च करते हैं कि फिर बाद में लोगों को नाच नचाते हैं। तो वोहरा कमेटी आप याद रखिएगा। ये एक्ट बेकार क्यों है, क्योंकि जब तक कोई गिल्टी ना हो जाए तो उसको इनोसेंस मांगा जाता है, सीबीआई ईडी पकड़ती रहती है, और ये यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट एजेंसी भी क्या कर सकती हैं, कोई केस लगवा सकती हैं यूनियन के मिनिस्टर के ऊपर, और यूनियन गवर्नमेंट भी स्टेट के किसी मिनिस्टर या सीएम के ऊपर केस लगा सकती हैं। तो ये क्या है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या होना चाहिए भाई, आपको ये चिंता है मुख्यमंत्री वहां बैठ के केजरीवाल जैसे सरकार चला रहे हैं, तो क्या करो भाई, क्या करो, इन्वेस्टिंग एजेंसी पॉलिटिकल मिसयूज ही ना करे, ऐसे इश्यूज में वेपनाइजेशन ही ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जो कि 6 to 14 मंथ की विंडो में वो ले आए, और सबसे पहले तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। आप टिकट देते हो, टिकट ही मत दो ना, सब पार्टियां टिकट दे। ये भी क्या आपके फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है? नो, आपके लिए बस आरपीए का सेक्शंस इंपॉर्टेंट थे और बार नहीं किया गया। अब इसी पर के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, a person is convicted of bribery or promoting enmity is disqualified if they are sentenced at least 2 years of imprisonment। क्या ये सही है कि 8(1) के अंदर 2 इयर्स होने चाहिए? आप देखिए, in the public interest foundation case the Supreme Court ruled that candidate stands disqualified at the moment court frame charges as innocuous crime। ये दोनों ही गलत हैं, इसमें इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन है और इसमें भी नहीं होता है, चार्जेस फ्रेम करने से कुछ नहीं होता। मनोज नरूला का जो केस है उसमें बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी है, क्या है, लेकिन लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, ये ठीक है। द प्रपोज 2025 बिल एम टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन bypass conviction requirement of RP Act, specifically those holding ministerial post। चौथा भी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है।
कि भाई मिनिस्टर्स के ऊपर ये लाया गया है। पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। ये जो पीडीएफ है ये आपको रजनीश आईएएस एकेडमी में मिल जाएगा, आप इसको वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। प्लीज टेक फ्रॉम देयर। अब आइए, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप, क्या बच्चों, ऑनलाइन ऐप हमारे खत्म हो गए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख लीजिए, यहां पर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप बंद हो गए। इससे सवाल आएगा कि ये बताइए भाई, ये जो गेम है ये कौन सी लिस्ट में आता है और इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। चलिए इसको देखते हैं। ड्रीम 11 वगैरह सब बंद हो गए, तो पास्ट हो गया ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। तो ऑनलाइन गेम खेल रहे थे लोग और उससे कईयों का पैसा डूब गया, बच्चों को भी उसकी लत लग गई, प्रमोशन होने लगा। तो डिजिटली लोग पैसा लगा रहे थे। वो कहते थे कि भाई हम तो स्किल से पैसा कमा रहे हैं, जबकि वो था सिर्फ तुक्का, चांस। तो चांस है कि स्किल है, जब देखा इससे नुकसान हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया कि भाई ये सब चांस है जो ऑनलाइन पैसा लग रहा है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, ये गेम कैटेगरी में कौन सी आता है, और ऑनलाइन गेम मीन किस कैटेगरी में आता है, कौन से लॉज हैं इसको लेकर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर क्या बनाया, लॉ बनाया। पहले क्या होता था बच्चों, इट वाज स्टेट लेड था। अलग अलग लोगों के अलग 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 स्टेट्स के अलग अलग बिल थे। कैसे अलग अलग थे, ये ऐसे थे। गेम के गेम हमारा बैटिंग और गैमलिंग कौन सी कैटेगरी में है, स्टेट सब्जेक्ट में। ये आपको याद रखना है, इट इज अंडर स्टेट सब्जेक्ट। यानी कर्नाटका में कोई चीज सही हो सकती है लेकिन तमिलनाडु में बैन हो सकती है वो गेम। लेकिन ऑनलाइन गेम जो कहीं पर भी बैठ के कोई व्यक्ति खेल सकता है, तो मेरे बच्चों ऑनलाइन गेम को इन्होंने बोला ऑनलाइन एक्टिविटी जो होती है ये टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है हमारे अंदर। तो इन्होंने ऑनलाइन गेम को क्या कह दिया कि हम कानून बनाएंगे। अब आपको याद क्या रखना है, ऑनलाइन गेम को इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और रेजिड्यू पावर के नाम पर ऑनलाइन एक्टिविटी बताकर बोला कि भैया ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसमें पैसे लग रहे हैं अवैध, इलीगल, तो हम इस पे रेगुलेट करेंगे क्योंकि ये पूरे इंडिया का विषय है। कोई बंदा बॉम्बे में बैठकर तमिलनाडु में कोई गेम हो रहा है तो पैसे लगा सकता है, इसीलिए हमारा है टेलीकम्युनिकेशन से और ब्रॉडकास्टिंग से और रेजिड्यू पावर से। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब इतने से ही पीटी का सवाल बन जाएगा, ये याद रखना। अब वही स्किल है कि चांस है, बड़े इसको इशू हो रहे थे। अब ये कोई सवाल नहीं आएगा कि भाई इससे लोग बच्चा बच्चा पैसा लगाना
लगा रहे थे, लोग डेट में आ रहे थे, डेट ट्रैप में सुसाइड्स हो रहे थे, क्विक वेल्थ के प्रोमिसेस दिए जा रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग हो रहा था। बैटिंग ऐप ऐसे काम करते हैं जहां पर इन दी एंड वही जीतते हैं मैनिपुलेशन करके। और ये ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी, अच्छी स्पोर्ट्स कैटेगरी को हमको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए एक लॉ की जरूरत थी, रेगुलेशन की जरूरत थी। अब क्या आपको ये याद रखना है? नहीं, आप बस पीटी के लिए इतनी पॉइंट याद रखिएगा, आगे बढ़िए। तो ई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया? ऑनलाइन जिनमें मनी गेम्स होते हैं, जो पैसा जमा कराने की बात जहां होती है, उस पे बोला बिल्कुल बैंड। बाकी और जो गेम खेलते हैं बच्चे ऑनलाइन, उसके लिए बोला हम एक अथॉरिटी बनाएंगे, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, जो गेम्स को रजिस्टर करेगी, मॉनिटर करेगी और परमिशन देगी। ये भी फिल्म्स का फैक्ट है। और मनी वाले गेम सारे गए, ये भी फिल्म्स का एक फैक्ट है। क्या बोला गया? हाँ, ई स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करेंगे। ये जो बच्चे खेलते हैं ई स्पोर्ट्स, जैसे रोबोट पे कोई खेला या वो, इनको हम प्रमोट करेंगे जो अच्छे हैं। जहां पैसा नहीं चल रहा, सोशल गेम खेलते हैं फन के लिए, जैसे लूडो खेल रहे हैं लोग बगैर पैसे से, रम्मी खेलते हैं, या एजुकेशन के गेम्स खेलते हैं कि दो दूनी चार हुए, सुकोडो खेलते हैं, तो इसको भी हम रेगुलेट करेंगे, देखेंगे ये है क्या। तो ऑनलाइन सेशन रेगुलेट करेंगे, स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करेंगे, जो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जहां फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, रम्मी है, पोकर है, जहां पैसा लग रहा है क्रिप्टो में, इसको हम हटाएंगे। तो ये तीन कैटेगरी है, थोड़ा सा हल्का आइडिया होना चाहिए। गवर्नमेंट ने और क्या किया? टैक्स लगाया था 28%। डिजिटल नागरिक अवेयरनेस चलाई थी इसके ऊपर कि आप जानिए कि गेमिंग का एडिक्शन मत लीजिए। पर क्या आपको ये सवाल याद रखना है? नहीं, कुछ याद नहीं रखना, ऊपर वाला भी कुछ याद नहीं रखना। ये देखो, भारतीय न्याय संहिता, अगर अनऑथराइज कहीं बैटिंग चलती है, जो कि आजकल चलती है विदेशों से, इसमें क्या करते हैं? 7 या 7 से ज्यादा की सजा देते हैं। और कंटेंट रेगुलेशन, इस तरह के कंटेंट को मिनिस्ट्री भी मना करती है। तो अब आपको सारा मुद्दा समझ में आ गया। कैटेगरी याद रखनी है बच्चों, और लॉज याद रखनी है, ठीक है? इतनी बात याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे मैं 3-4 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? 3-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता है धनखड़ जी गए और नए वाइस प्रेसिडेंट आए, तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल और इलेक्शन की प्रोसेस को आपको जानना है। क्या करना है? इसकी प्रोसेस को आपको जानना है। तो पार्ट 5 में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। आर्टिकल 63 क्या कहता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 64 क्या कहता है? कि वो एक्स ऑफिशियो होंगे। क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो होंगे, चेयरमैन होंगे ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, स्टेट की काउंसिल के, जो कि राज्यसभा है। पर वो मेंबर नहीं होंगे, ही इज नॉट द मेंबर। इसीलिए सिर्फ वो कास्टिंग वोट डालते हैं और कोई वोट वो नहीं डालते। और इलेक्शन का प्रोसेस बताया। आर्टिकल 67 ये कहता है कि 5 ईयर तक वो रहेंगे। अब वोटिंग सिस्टम के अंदर क्या बोला गया? क्या भारत की जनता इनको डायरेक्ट वोट डालती है? नो।
इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। किसका? किसका इलेक्टोरल कॉलेज? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिफरेंस है, स्टेट के एमएलए भी आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और नॉमिनेटेड मेंबर नहीं रहते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों जो कि अब है ही नहीं, चाहे वो राज्यसभा के हों। बल्कि इनका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के में पूरे पार्लियामेंट के दोनों मेंबर रहते हैं। यस, इलेक्टेड भी रहते हैं, नॉमिनेटेड भी रहते हैं। नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट में नहीं रहते। अब वोटिंग का पैटर्न कैसा लिखा है? लिखा है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कोटा सिस्टम है। अब कैसे होता है? सीक्रेट बैलेट होता है, आप वोट दिखाई नहीं दे सकते। ये इंपॉर्टेंट फिल्म्स का फैक्ट है कि इस इलेक्शन में विप नहीं लगती है, यानी आपकी पार्टी आपको मजबूर नहीं कर सकती कि यहां आपको वोट डालना है। नो, पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट इशू विप, फोर्स नहीं कर सकती वो कहीं भी डाले, अपने कॉन्शियंस से कहीं भी वोट डाले। आप प्रेफरेंस को अपने मार्क करना पड़ता है अगर कई लोग खड़े हुए हैं तो। अब ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन की प्रोसेस के लिए एक एक्ट दिया हुआ है बच्चों। ये अधिकतर आप पढ़ते नहीं है, ये फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि इनका इलेक्शन कैसे होगा। तो कैसे होगा भाई इनका इलेक्शन? इनका इलेक्शन के अंदर ये दिया गया है, प्रोसीजर इसमें दिया गया है। कौन कंडक्ट करता है इलेक्शन? आर्टिकल 224 में इलेक्शन कमीशन को बोला आप करोगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फिल्म्स के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स एग्जामिनेशन। द ईसी हैज द एब्सोल्यूट पावर टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ओवर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, रूल बुक यही है इसकी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये फिल्म्स का सवाल है, इसको आप रट के रखेंगे। इलेक्शन का प्रोसीजर बनाया है इसी एक्ट में। क्या बताया है? सीरियस लोग आए इसी के लिए आप मैच्योर होने चाहिए, 35, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और क्वालिफाइड होने चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। आपके 20 प्रपोजर होने चाहिए, 20 सेकेंडर फिल्म्स। हर कोई नहीं बन सकता है। कितने मेंबर? 20 मेंबर आपका नाम प्रपोज करें और 20 सेकेंडर। फिर आपको पैसा देना पड़ेगा आरबीआई के अंदर 15,000। और अगर आप ये फोरफिटेड हो जाएंगे अगर आपने 1/6 भी वॉलिड वोट नहीं ला पाए। अब इलेक्शन देखता कौन है? यूजुअली इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन को पावर है, वो रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। फिल्म्स का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी जनरल या तो लोकसभा को और अगली बार राज्यसभा को रोटेशन बेसिस पर रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है। ये किसका सवाल है बच्चों? ये फिल्म्स का सवाल है, इसको आप रट के रखना। उन्हीं को कह देता है तुम देख लो इसको, और एक बार लोकसभा, एक सभा राज्यसभा का। कौन बेटा? सेक्रेटरी जनरल। अब और भी इसमें दिया गया है, आपको स्पेशल पेन दिए जाएंगे मार्किंग करने के लिए। उस पेन के अलावा कोई और पेन यूज किया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाए। अब क्या इस पूरी प्रोसेस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? यस। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल 71 दिया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डिसीजन फाइनल हो। उसके बाद नो ओपन वोटिंग सीक्रेट होती है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होने चाहिए आप कैंडिडेट के लिए। यस, तो आप देख लो वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, यहाँ पे एमपी एमएलए हैं, यहाँ पर ओनली एमपी हैं। क्वालिफाइड फॉर लोकसभा है या क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा है, जहां पर अब हटाना है ये हम देखेंगे। नॉमिनेशन के लिए 50-50 या 20-50। अब रिमूवल भी देख लीजिए। रिमूवल के लिए 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। ले आइए, कहां लाना पड़ेगा? वाइस प्रेसिडेंट को आप देंगे। कहां पर आएगा ये नोटिस? इनिशिएशन। रेजोल्यूशन जो इसका आएगा वो लोकसभा में नहीं आएगा क्योंकि यहीं का मेंबर है, तो राज्यसभा में ही इनिशिएशन होगा। ये फिल्म्स का फैक्ट है। एक तो इनिशिएशन यही होगा, दूसरा यहां हटाने के लिए क्या लगेगी? इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑल देन मेंबर ऑफ द हाउस टोटल स्ट्रेंथ माइनस एग्जिस्टिंग वैकेंसी। इसका मतलब 543 है, दो मान लीजिए दो मेंबर्स नहीं आए हैं या डेथ कर गए हैं, डिस्क्वालीफाइड है, तो 541 का मेजोरिटी लगेगी। इसके हाफ से +1, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, आधे से एक ज्यादा। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी लगती है, मतलब कोरम एक बार आ गया तो 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी यहां, इफेक्टिव मेजोरिटी यहां। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट कहीं भी आ सकता है। यहां पर कहां आएगा? राज्यसभा में ही आएगा। या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यहाँ इफेक्टिव और सिंपल। ये थोड़ा टिपिकल है, इसीलिए प्लीज इसको क्या कीजिएगा, रिमेंबर रखिएगा। ये आपका आ गया, इसी से सवाल बनेगा। अब आइए इसका एक आध सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल देखिए, रिगार्डिंग दी administrative machinery of the vice president of the election, which one of the following is correct? The returning officer of the election is appointed by president. गलत है, अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एक्टिंग एज अ रिटर्निंग ऑफिसर बाय रोटेशन। ये सही है। आर्टिकल 324 गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू सुप्रीडेंट ओवर वाइस प्रेसिडेंट। ये ठीक है। द सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट है, नहीं ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुपरवाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 डिपॉजिट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? आरबीआई में। तो देख लो, अथॉरिटी आपको क्या होनी चाहिए बच्चों? याद होनी चाहिए। टू प्रिवेंट दी नॉन सीरियस कैंडिडेट, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 मैंडेट्स द फॉलोइंग फॉर वैलिड नॉमिनेशन। कितने होने चाहिए? प्रेसिडेंट में 50-50 और इसमें कौन बेटा? ये राज्यसभा लिखा है, गलत हो जाएगा। आइदर हाउस होना चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज में से ही कोई आ जाए, तो सी आंसर इसका होगा। अ कैंडिडेट for the office of vice president must be a qualified election for the member of Rajya Sabha for the this specific qualification implies that the candidate must currently be sitting member of Rajya Sabha. अच्छा, कैंडिडेट मस्ट बी एज ऑफ 30-35 होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि राज्यसभा का सिटिंग हो। द कैंडिडेट मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट। सी इसका आंसर होगा।
अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक। ये आपको कहाँ मिल जाएगा बेटा? ये आपको हमारे कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाकर आप ले लीजिए। अब इसका पुराने वाला करंट अफेयर जाकर आप देखिएगा, ये अगस्त का करंट अफेयर है। जी हाँ, ये अगस्त का करंट अफेयर है। जुलाई का मैं करा चुका हूँ, ये अगस्त का है। जुलाई का आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे तो जुलाई का ये आपको दिखाई दे रहा है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये वीडियो भी यहीं पर आपको दिखाई देगी, तो प्लीज इसको देखिएगा। अब आगे आइए, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल हमने जुलाई वाले में जाकर आप देखिएगा, वहां हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की थी। अब कोऑपरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक कॉरपोरेशन है, नेशनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट की। कॉपरेटिव्स का हमको डेवलपमेंट करना है, उसके लिए कॉरपोरेशन बनाया। बहुत पुराने कॉरपोरेशन बने हुए हैं, एससी का भी बना हुआ है, एसटी का भी बना हुआ है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। यही फिल्म्स का सवाल है, और इनको अभी गवर्नमेंट ने और एम्पावर किया है कि ये काम अच्छे से कर सके। तो एक तो ये फिल्म्स का फैक्ट है, आप याद रखिएगा, फिल्म्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका रोल क्या है? ये प्लान करता है, प्रमोट करता है और पैसा देता है कॉपरेटिव्स को, रूरल को भी और अर्बन को भी। प्लानिंग में हेल्प करता है, किस चीज की? कि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोसेसेस बढ़े, मार्केटिंग बढ़े, स्टोरेज बढ़े, सोप से लेकर फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, तो सारे रोल हैं। बस इतना फिल्म्स के लिए आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है? फिल्म्स के लिए इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। पैसा देता है, फिर इसी के ऊपर बात हो रही है। कोल्ड स्टोरेज के लिए, गोडाउन के लिए, शुगर मिल्स के लिए, स्पिनिंग मिल्स के लिए, एथेनॉल के लिए, जन औषधि केंद्र के लिए अभी ये पैसा दे रहा है। किस तरह का पैसा देता है? लोन भी देता है और सब्सिडी भी देता है। लोन भी देता है, सब्सिडी भी देता है, और फ्री का पैसा भी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बोला है। और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स भी देता है। तो पैसा देता है जी। इनके यहाँ पर एक मैनेजमेंट में दो बॉडी हैं, एक काउंसिल है। काउंसिल का काम होता है लॉ बनाना, पॉलिसी बनाना, जो काम लेजिस्लेचर का होता है। तो देयर इज अ एनसीडीसी जनरल काउंसिल, ये इसमें चेयरमैन होते हैं इसके यूनियन मिनिस्टर। ये याद रखना, ये फिल्म्स का फैक्ट है। कौन हेड करता है? हमारे मोटा भाई हेड करते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। मेंबर्स कहाँ से आते हैं? सेक्रेटरीज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री, नबार्ड, बहुत जगह से लोग आते हैं, नबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन। ये 50 से ज्यादा लोगों की बॉडी है। ये लॉज बनाती है, डिस्कस करती है। फिर जो पॉलिसी बन गई उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? 12 मेंबर का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। अब देख लो, ये सवाल फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके लिए, फिल्म्स के लिए, कि ये बताइए कि चेयरमैन कौन होता है? वो इज चेयरमैन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का जो यूनियन मिनिस्टर होता है। फिर
इसमें आईएएस ऑफिसर आते हैं, इनकी एक सिलेक्टेड जनरल मेंबर्स में से ही मैनेजिंग डायरेक्टर कोई बनता है आईएएस ऑफिसर, वो रोजमर्रा के काम देखता है। अब ये देखो, लोन दे रहा है 10,000 करोड़ का, ग्रांट इन एड दे रहा है, तो इसका काफी रोल है। ठीक है, सब्सिडी भी ये देते हैं। अब आइए आखिरी टॉपिक, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। ये लॉ बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए स्पोर्ट्स कौन सी कैटेगरी में है और भारत में स्पोर्ट्स को लेकर क्या क्या इशू है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया होगा भारत में क्या है स्पोर्ट्स जो है, उसमें ये एक स्टेट्स का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपने फोगार्ड का इशू आपने देखा, हमारे यहाँ कई बार सस्पेंशन हो जाता है हमारे प्लेयर्स का, ये आपने देखा। इलेक्शन टाइम पर नहीं होते, ये आपने देखा। कई सारी फेडरेशन बनी हुई है, ये भी आपने देखा। तो गवर्नमेंट ने सोचा हम नेशनल स्पोर्ट्स को, जितने भी स्पोर्ट्स हैं इनकी गवर्नेंस को बेटर करें। अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग बॉडीज हैं, यूनिफाइड नहीं है और एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन बॉडीज को बढ़िया तरीके से हम रेगुलेट कर सकें। और इसी के लिए ये क्या ले आए, उन्होंने एक एक्ट बना दिया। क्या बना दिया? एक एक्ट बना दिया कि हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपको काम करना है। तो अभी क्या है बच्चों, स्पोर्ट्स में ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं एडहॉक कोड बेसिस सिस्टम टू स्टैट्यूटरी बैकिंग हो कोई, ताकि हम प्रोफेशनली कर पाए और 2036 में ओलंपिक के लिए भी हम मांग पाए। अब सवाल फिल्म्स का ये उठता है कि ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और एज्यूमेंट्स ये किसके अंदर आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। स्टेट का ही काम है कि वो स्टेडियम बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, क्लब बनाए, स्कूल लेवल पर स्पोर्ट कराए। तो फिर यूनियन इसके ऊपर कैसे लॉ बना रहा है? यूनियन लिस्ट में भी कोई मैटर है, जैसे फॉरेन अफेयर उसको देखने हैं, अगर ओलंपिक्स हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहे हैं, इंडियन पैथलेट्स अगर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में जा रहे हैं, तो फॉरेन अफेयर को देखता है यूनियन। फिर रेजिडुअल पावर, जो मैटर किसी के में नहीं आ रहा, जैसे एंटी डोपिंग, ई स्पोर्ट्स, इसको इन्होंने रेजिड्यू का पावर बोल दिया। और कम्युनिकेशन इसको बोल दिया। तो ये सब बना के बोला हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं पूरे भारत के लिए। खैर, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला इस एक्ट में हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ला रहे हैं सारे स्पोर्ट बोर्ड में, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई, ई स्पोर्ट्स भी आजकल चल रहे हैं, उनको भी हम रेगुलेट करेंगे। तो डिमांड तो हो रही है, पर अभी कोई काम नहीं हुआ है कंकरेंट लिस्ट में इसको लाने का। क्या किया? अभी हमारे यहाँ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, जो नेशनल पॉलिसी, फंडिंग और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कराती है। साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबकी ट्रेनिंग कराती है एलीट एथलीट्स का, और नेशनल स्टेडियम्स को देखती है स्पोर्ट्स के। कौन सी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर स्टेट बोर्ड्स डायरेक्टरेट्स है, ग्रास रूट डेवलपमेंट देखते हैं और टूर्नामेंट कराते हैं। अब स्टेट सब्जेक्ट है और आप इसको नाड़ा वाड़ा के कहने पर, ये जो एंटी डोपिंग टेस्ट कराते हो, इसके नाम पर आप क्या ले आए? इसको यूनियन में ले आए। ठीक है, इन्होंने बोला हम एक बोर्ड बनाएंगे जी,
ये क्या करेगा, ये सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी होगी, जो कबड्डी का एसोसिएशन है, बैडमिंटन का एसोसिएशन है, इन सबको ये रेगुलेट करेगी नेशनल लेवल पर। A supreme regulatory body established by an act to grant, suspend और cancel the recognition of sport federation। तो जितनी ये फेडरेशन अलग अलग चल रही हैं, इनको रिकग्निशन भी यही करेगी। नेशनल स्पोर्ट बॉडीज बनाएंगे हम, नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरामिलिट्री कमेटी, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन फॉर ईच स्पोर्ट। हर एक के लिए ये कमेटी बनेगी, फेडरेशन बनेगा। नेशनल स्पोर्ट इलेक्शन पैनल बनेगा। ये क्या कराएगा, अ डेडिकेटेड बॉडी ऑफ फॉर्मर इलेक्शन ऑफिसर। कि भाई अभी जो ब्रिजभूषण के केस में आया था कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे इनकी बॉडीज के, उसको ये बॉडी देख सके। नेशनल स्पोर्ट फॉर इलेक्शन पैनल, इसके अंदर इलेक्शन से जुड़े हुए लोगों को लेकर आएंगे। और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई इश्यू आ रहा है तो हम एक ट्राइब्यूनल बनाएंगे, नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल, जो क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा, फास्ट ट्रैक होगा। तो देखो, एक तो ये ले आए बोर्ड, एक ट्राइब्यूनल ले आए और नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी ले आए। क्यों? क्योंकि 3 F को आगे बढ़ाना था, फंक्शनलिज्म, फ्रीडम्स और फाइनेंशियल। 2011 में अलग अलग कोडों पर ये बॉडीज काम कर रखी थी, कोई रेगुलेटर नहीं था, तो उसको भर दिया गया। 350 केस चल रहे थे। इंटरनेशनल में हमको सस्पेंड कर दिया गया, फीफा में, वर्ल्ड FCI में हम सस्पेंड हो गए, ओलंपिक एम्बिशन से हमारे 2000 में, 36 में एथलीट का वेलफेयर हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जितनी भी ये कमेटीज बनेंगी, एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट जो हम बनाने जा रहे हैं, हर एक अलग अलग स्पोर्ट्स की, इसमें 4 वुमेन भी हम लेकर आएंगे, एथलीट्स की वॉइस सुनी जा सके। और ये जो प्रेसिडेंट भी जो बनेंगे, ये 12 ईयर्स तक ही रह सकते हैं, फिर इनको हटना पड़ेगा। 70 ईयर हो गए आप। RTI के अंदर डालेंगे और इसके अंदर BCCI को भी लाने का प्लान है, और ये अपनी RTI का जवाब देगी, सेफ हो सके। तो इस तरह से इन्होंने बनाया है। इनकी ऑडिटिंग होगी, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होगी, और नेशनल स्पोर्ट बोर्ड फंड बनेगा जो इसको आगे बढ़ाएगा। तो ये पूरे के पूरे इन्होंने वो लेकर आए रिफॉर्म। अब इससे सवाल क्या पूछा जाएगा? एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ स्पोर्ट्स कौन से में आता है, तो स्टेट में आता है। दूसरा सवाल कि भाई डिजिटल या रेजिड्यू लिस्ट या इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के हिसाब से इन्होंने ले लिया। अब फिर इस एक्ट पर सवाल आ सकता है क्या कि हमारे यहाँ क्या कोई स्पोर्ट्स की पॉलिसी है? पॉलिसी बिल्कुल है, याद रखना। मिनिस्ट्री है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये देखती है किसको? डोपिंग को देखती है। इंटरनेशनल लेवल पर है वाडा, ये भी याद रखना। और यूनेस्को के कुछ नॉर्म्स हैं जो खिलाड़ियों को रखने चाहिए। तो जो हमारे यहाँ लेबोरेटरीज है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हों, यूनेस्को के डोपिंग के रूल भी हम पार करें, इसके लिए प्रोविजन के लिए हेल्प होगी। अब आपने देखा एक पूरा स्ट्रक्चर देने की बात की गई है ताकि इंटरनेशनल मेरिट, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से सारा काम हो सके। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में से कोई क्वेश्चन आपके लिए निकलेगा, तो मुझे आशा है कि अगस्त का करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबकी मैं बना दूंगा। आप एक एक करके इसको देखिएगा, और मुझे यकीन है 15 में से 12 सवाल, 11 सवाल, हो सकता है ज्यादा भी आपके लिए निकल कर आ जाए। अगर आप
एडवांस पॉलिटी क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, जीएस पेपर 2 में इंटरेस्टेड है, 4 में इंटरेस्टेड है, तो आप संपर्क कीजिए। क्लास को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू। बाय। आप अपना ख्याल रखिए, पास कीजिए। गॉड ब्लेस यू।